इस सरफेस और इसका क्या हो गया है, लॉग। अब देखो अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परेशान करने वाला है, फ्रिक्शन। क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन नाम सुन के डर लगता है पहले तो। सबसे पहले अगर दिमाग का देखो, पहली बात यह है, सुनो, दिमाग में से सारा चीज निकाल दो, तुम फ्रिक्शन के बारे में कुछ जानते भी हो। सबसे पहले दिमाग क्या करो, एम्प्टी करो। ये सोच लो कि फ्रिक्शन के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। पहली बार फ्रिक्शन हम पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं। इतना चीज सोच लो कि फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है क्या नहीं। हमने कहना कहीं भी नहीं पढ़ा फ्रिक्शन। सबसे पहले इतना कंसंट्रेट करो कि हमें कुछ भी नहीं पता है फ्रिक्शन के बारे में, और फ्रिक्शन के बारे में पहली बार पढ़ने वाले हैं। इतना दिमाग में सेट नहीं हुआ तो कर लो। देखो, अब जैसे देखो दूसरे तरीके समझाते हैं हम। फ्रूट होता है, फ्रूट मतलब क्या होता है, फल होते हैं। फल मतलब जो अपने लिए फायदेमंद होते हैं, मतलब मीठे से होते हैं, कभी खट्टे से, कभी कुछ और कुछ होते हैं। तो मतलब फ्रूट होते हैं ना जो अपन को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही फ्रूट मतलब फोर्स। अब फ्रूट तो फ्रूट ही है। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी हैं। जैसे फ्रूट में मैंगो, एप्पल और ढेर सारे फल। इसका मतलब ये है कि मैंगो इसका पार्ट है। तो अगर हम तुम्हें मैंगो बोले, देखे तुम क्या बोल सकते हो कि क्या है, फ्रूट है। ऐसी फोर्स है, तो फोर्स के भी ढेर सारे क्या है, पार्ट्स हैं। जैसे मान लो पहला कोई फोर्स बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम बोलो ला, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ढेर सारे फोर्स हैं, वो सब लोग तुम बाद में पढ़ोगे, उससे मतलब नहीं है। अभी तुम लोग कुछ पढ़ोगे कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, दुनिया भर के बहुत सारे हैं। टेंशन, उससे अपन को टेंशन नहीं है। वंडरवॉल फोर्स भी फोर्स ही है। हाँ, वो केमिस्ट्री का है, लेकिन फोर्स तो है। हाँ, मतलब सब इलेक्ट्रो। तो अब ढेर सारे हैं, उसमें से एक फोर्स है, क्या है, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है। क्या है, फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है। अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी फ्रिक्शन का नाम आ जाए, तुम्हें क्या सोचना है, क्या है, एक फोर्स है। सारे फंडे किसके यूज होंगे, फोर्स के। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फ्रिक्शन भी वेक्टर है। मतलब इतना समझ लो कि फ्रिक्शन एक फोर्स टाइप का है, मतलब उसी की कैटेगरी का है। इतनी हो गई नॉर्मल बात। अब सिंपली हम करने वाले हैं किसके बारे में बात, सिर्फ फोर्स के बारे में, सॉरी फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली जो बात है वो है फ्रिक्शन एक नेचुरली फोर्स है। मतलब जब भी कोई सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है। पहली बात यह है कि फ्रिक्शनल मतलब ये समझ लो कि है तो है, मतलब कि इसे कम किया जा सकता है और ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है। समझ रहे कि नहीं? देखो सुनो, कभी कम कर लेंगे हम, कभी ज़्यादा कर लेंगे। जैसे कम अगर करना हो, जो ग्रीस मिरीस लगाते हैं, कभी कैरम बोर्ड खेले हो तो तुम लोग कहते हो कि स्ट्राइकर जो गोटियां हैं वो ढंग से मूव नहीं कर रही हैं। क्या नहीं कर रही हैं? गोटियां ढंग से मूव नहीं कर रही हैं। तो हम लोग उस पर क्या डाल लेते हैं? पाउडर डाल लेते हैं। पाउडर से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि शेप साइज तो हम चेंज नहीं कर सकते स्ट्राइकर का, तो हम उस पर फ्रिक्शन पे क्या डाल देते, उस पर क्या डालते हैं? पाउडर डाल देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ाना है तो तुमको जैसे मान लो, तो उसमें दूसरे तरीके हैं फ्रिक्शन बढ़ाने के। वो भी एक मतलब तरीका है। अगर मान लो तुम्हें फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स का टाइप है तो फ्रिक्शन की यूनिट क्या होगी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। सिंपल सी बात है। अब जैसे
अभी मैंने तुमसे पहले बताया था कि फ्रूट में मैंगो आता है, तो मैंगो की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि फ्रूट में तो कई सारे आते हैं, पपाया आता है, एप्पल आता है, मैंगो तो बनाना बहुत सारा आता है। तो ऐसा तो नहीं कि जो मैंगो की प्रॉपर्टी है वो सारे फलों की प्रॉपर्टी है। एक दो प्रॉपर्टी मैच करते हैं लेकिन सारी प्रॉपर्टी तो मैच नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे ही फ्रिक्शन एक फोर्स का टाइप है, तो फ्रिक्शन की भी सारी फ्रिक्शन कुछ प्रॉपर्टी मैच करेंगी लेकिन सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी। तो अब फ्रिक्शन क्या है? जब भी फ्रिक्शन का दिमाग आए, जैसे देखो सुनो, जैसे फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला सिंपल सा क्या है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को जाते हो तो क्या है फॉर्मूला? mg। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को जाओगे तो जाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। क्लियर है ना कि नहीं? ऐसे ही अगर तुम मतलब तुम कोई फोर्स अप्लाइड करते तो ma होता है, एक्सटर्नल फोर्स का ml होता है। ऐसे ही फ्रिक्शन जो होता है उसका जो फॉर्मूला तुम्हें देखने को मिलेगा वो देखेगा म्यू n। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात अच्छे से करेंगे, आखिर म्यू n क्या है, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, तो फ्रिक्शन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन तुम नहीं समझोगे ना, जैसे n मतलब नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कई लोग यहाँ n लिखते हैं, कई लोग यहाँ r लिख लेते हैं, उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में इतना है कि जैसे कोई सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? F = μr। अब देखो सुनो, R जो होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो सिंपल से तुम निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। जो म्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? किसी को कुछ पता है? म्यू किसे बोलते हैं? देखो इसे जो म्यू जो उसका नाम है वो नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे अभी देखो सुनो, फ्रिक्शन दो टाइप के मिलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या फिर कोई चीज स्टेट पे होता है। तो इतना इसको बोल लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोल लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली टू नॉर्मल रिएक्शन। जब तुम कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम म्यू बोलते हैं। और ये रहा फॉर्मूला। इतनी किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, किसी कोई डाउट्स कोई हो तो बताओ, इतना इमेजिन कर लो। अब देखो जनरल बात हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, बस बेटा। तो हम लोग जनरल बात फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ तक किसी कोई डाउट्स दिमाग में कुछ नहीं है कि अभी तक हम लोग कुछ फॉर्मूले में गए नहीं है। म्यू की वैल्यू बताएंगे, आर की वैल्यू बताएंगे, एफ की वैल्यू बताएंगे कितनी क्या है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आखिरकार क्या है इम्पोर्टेंट है कि फ्रिक्शन की उत्पत्ति अगर फ्रिक्शन आता कैसे है। अब लोग इतना तो जाने अगर फ्रिक्शन है क्या। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर फ्रिक्शन की कोई चीज़ आती कैसे। जैसे देखो सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से। आखिरकार ऐसे ही फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन किसकी वजह से है? जैसे देखो बहुत सिंपल समझना, जैसे मान लो ये सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। वैसे की कई सारी थ्योरी हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो मेन है ये रही। इसके आखिर में यहाँ एटम होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? और इसके यहाँ भी एटम होंगे। हर जैसे मान लो चाक है, ब्लैक बोर्ड है, कुछ भी है, तो इसकी जो ऊपर एटॉमिक लेयर होगी कि नहीं? क्योंकि दुनिया की हर एक चीज किससे बनी है? एटम से। आखिरकार तुम्हें ये एटॉमिक लेयर नहीं दिख रही, लेकिन रियल में एटॉमिक लेयर है। एटॉमिक लेयर यहाँ है। ये वाली एटॉमिक लेयर और ये वाली एटॉमिक लेयर आपस में क्या कर लेते हैं? अट्रैक्शन। समझ रहे कि नहीं?
क्या कर लेते हैं, आपस में कर लेते हैं अट्रैक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आ जाता है। इतना सिंपल सा है। और कुछ देखो डीप में इसकी कई थ्योरी पढ़ते रहना, ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन इसका मेन जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट समझना। क्या करेगा, फ्रिक्शन में क्वेश्चन आए तो कैसे टैकल करें, इतना समझा कि दो चीज़ों की वजह से है। और अब देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। किस पे स्टार्ट करते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट पे। देखो सुनो, इतना फ्रिक्शन अब इतना पूरा मिटा देते हैं। मैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत प्यार समझा रहे हैं, आराम समझा रहे हैं। अब जैसे देखो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन देखो सुनो, इतनी तीन चीजें हैं। जैसे मान लो चौक मान लो, इस पे तुम एक लिमिट तक ताकत लगाओगे, उसके बाद टूट जाएगी ना, है कि नहीं। ऐसे ही फ्रिक्शन में भी तीन टाइप होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला क्या है, स्टैटिक, फिर है लिमिटिंग, और फिर है काइनेटिक। स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। अब देखो सुनो, आखिरकार फ्रिक्शन का एक और, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। अपोज की स्पेलिंग देख लेना, सही लिखिए, गलत तो मतलब नहीं है। मतलब किसी चीज का अपोज करता है, फिर रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टिव फोर्स है। जैसे देखो मान लो ये सरफेस है, सरफेस ही रहा है, इसके ऊपर रखा है एक बॉक्स। ये है सरफेस, इस पे ये सरफेस है, इस पे रखा है एक बॉक्स। तुमने यहां से बांधी एक रस्सी, और तुम इसको चाहते हो कि आगे खींच ले जाएं। क्या करें, इसे तुमने कहा इसे खींच ले जाते हैं। तो आखिरकार ये इसके कांटेक्ट में है। हमने कहा जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आए, कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, मतलब वो आ ही जाता है यार। जब भी कांटेक्ट है फ्रिक्शनल फोर्स तो आने ही है। तो इन दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों में। तो ऐसा समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसको लॉक कर लेगा। ये सरफेस और इस ब्लॉक का क्या हो गया, लॉक हो गया है। इस सरफेस और इसका क्या हो गया है, लॉक। अगर तुमने इसको खींचा, जैसे मान लो इसको खींचोगे, पहली बार खींचते तो मान लो कि भारी पत्थर भी रखा हो तो मैं पहली बार में नहीं खींचता है। देखो सुनो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें खिसकाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत लगनी पड़ती है कि नहीं, कोई ना कोई चीज़ खींचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। आखिरकार वही है स्टैटिक। जैसे मान लो सुनो, ये लॉक कब टूटेगा, जब मान लो हम इस पे कितना लगाएंगे, 10 न्यूटन। कितना, ये लॉक कब टूटेगा, जिस पे लगाएंगे 10 न्यूटन। क्या लगाएंगे, 10 न्यूटन। अगर हमने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया है, जैसे देखो सुनो, अगर तुम यहाँ नहीं खींचोगे तो ये सरफेस इसको यहाँ नहीं खींचेगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इतना ईमानदार है, इतना वफादार है कि जब तक तुम कुछ ना करो तब तक वो भी कुछ भी नहीं करता है। अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है। जैसे ही तुम कहोगे कि हमें इस साइड खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कहेगा कि हम इस साइड लगेंगे। तुम कहोगे अच्छा बाबू हमसे चालाकी, तुमने कहा हम इस साइड खींच रहे, फ्रिक्शनल फोर्स किस लग रहा है, इस साइड। अगर तुमने कहा हम डायरेक्शन ही चेंज कर लेते हैं, तुमने कहा अगर इस साइड फोर्स लग रहा है इसी साइड हम लगाएंगे तो फायदा हो जाएगी कि नहीं। तुमने लगाया इस साइड तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस साइड। आखिरकार तुम्हारा अपोज ही कर रहा है। तो जैसे मान लो कि आखिरकार ये लॉक कितने पे टूटेगा, 10 न्यूटन पे। अगर तुम 1 न्यूटन दोगे तो क्या लॉक टूटेगा, नहीं। अगर तुमने 1 न्यूटन दिया है
तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, बोलो। अगर मान लो तुमने 1 न्यूटन दिया है तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। हाँ बोलो। 9। अब एक चीज और बता दें, फ्रिक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब तुम्हें धीमे धीमे समझ में आने लगेगा कि आखिरकार हमने 3 दिन में 3 लॉ क्यों पढ़ाए थे। इसके लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड लॉ। तुम एक्शन इस साइड दोगे, रिएक्शन इस साइड मिलेगा। अगर तुम 1 न्यूटन लगाते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, बोलो। 1 न्यूटन। अगर तुम एक मूवमेंट, जब 1 न्यूटन तुम फोर्स लगाओगे, क्या बॉक्स मूव करेगा, नहीं करेगा ना। अगर मान लो तुमने यहाँ 4 न्यूटन लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। अगर मान लो तुमने 6 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स 6। अगर तुमने देखो 6 पे मूव करेगा, नहीं करेगा ना। अगर तुमने मान लो 7 लगाया है, क्या 7 पे मूव करेगा, नहीं करेगा। जैसे ही तुम 10 पे लगाओगे तो लॉक तुम्हारा टूट जाएगा, तो 10 इस साइड भी लगेगा। 10 तुमने लगाया, 10 यहाँ भी लगा, मतलब लॉक तुम्हारा टूट गया है। क्या अभी भी बॉक्स मूव करेगा, मतलब अब वो रेडी हो गया है मूव करने के लिए। क्या हो गया है, रेडी हो गया है मूव करने के लिए, अभी भी मूव नहीं करेगा। जैसे ही तुम 10 से थोड़ा ज्यादा लगाओगे वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। देखो तुमने लगाया कितने का, 12 का। बैकवर्ड कितने का लगेगा, 10। यही बस, यही अच्छी बात समझनी थी कि लगेगा 10 का। तुमने लगाया 12 का, तुम्हें कितने का लगा है, 10 का। आखिरकार तुम्हारे पास 2 का आ रहा है। तो देखो हम क्या करते हैं कि इस साइड मूवमेंट कर रहा है, इसका मास मान लिया हमने 3 kg। इसका मतलब ये है कि जो लॉक था, जो लॉक की वैल्यू आ रही है, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, ये जो है ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लॉक बताया था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और जो हम 0 से लेके 10 तक के बीच में लगा रहे थे वो सब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक 0 से लेके 10 के जो बीच में आ रहा है वो सब क्या है, स्टैटिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा 2 ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है कि नहीं, क्योंकि एक लॉक फिक्स रहेगा ना, इतने पे है। अब जो तुम 12 लगा रहे हो, मतलब इतने पे तुम, अब दूसरा देखो सुनो, लगाने लगे हो, तो इतने पे हो गया है। अब एक काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम थोड़ा देर में समझाएंगे। तुम 12 का लगा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स कितने का लग रहा है, 10 का। तो आखिरकार इस साइड मूवमेंट कर रहा है ना, तो हम ऑब्जेक्ट इस साइड कर रहे हैं ना, मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, 12 - 10 = m a। g नहीं आएगा, a आएगा, एक्सेलरेशन से कर रहा है। इसका आंसर कितना आया है, 2। 3a। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट कितने से एक्सेलरेट करेगा, 2/3 मीटर/सेकंड² से। लेकिन अभी भी हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात नहीं किए हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन समझाने के लिए हम पहले ग्राफ समझाएंगे, लेकिन इतना तो फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन हैंडल करते कैसे हैं। तुम जितना यहाँ लगाते हो उसके बैकवर्ड में यहाँ लगने लगता है। जितना तुम यहाँ लगाओगे उसके यहाँ लगोगे, लेकिन जैसी लॉक टूट जाता है ना, वैसे ही वो अपना हिस्सा लेता, सिर्फ लॉक टूटने तक के फोर्स लेता है, बाकी वो छोड़ देता है। आखिर में उसने कितने का, 2 का आ रहा है ना, तो 2 से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। इतनी सी कहानी है। अभी फ्रिक्शन पे अभी धीमे धीमे आ रहे हैं, फ्रिक्शन के बारे में पूरा पढ़ा भी नहीं हमने। अब देखो हमें कितने पे आ गए हैं, इतना हो गया ना। अब हम तीनों चीजों को ग्राफ से समझाते हैं। आखिरकार हम तुम्हें कहाँ तक समझा चुके हैं, स्टैटिक समझा चुके हैं, लिमिटिंग समझा, अब हम समझा रहे हैं किस पे,
काइनेटिक पे। देखो सुनो, इसको हम समझाते हैं किससे, ग्राफ से। देखो सुनो, लेकिन देखो सुनो, मोशन के टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रेस्ट के समय जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग तो समझो कि लॉक होता है, सिंपल सा, कि इतना तो मैं हर हाल में इतना फ्रिक्शन, इतना फोर्स प्रोवाइड करो तभी जाके लॉक टूटेगा। ये जो फ्रिक्शन का ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। इस ग्राफ को भी हम तुम्हें धीमे से पूरा समझा देते हैं। देखो इस पे देखो ये फ्रिक्शन और ये अप्लाइड, ये अप्लाइड फोर्स। जैसे देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, देखो सुनो, यहां तक ये है लिमिटिंग, ये है स्टैटिक और ये है काइनेटिक। तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही होगी कि काइनेटिक वाला लिमिटिंग वाले से थोड़ा नीचे है कि नहीं? क्योंकि तुमने एक चीज देखी होगी कि हम तो एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखो सुनो देखो, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, एक कॉपी दो मेरे, देखो सुनो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आ रही है समझने में? देखो जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा रहता है, इसको तुम स्टार्टिंग में देते हो तो ये ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो तुम्हें पहले से कम देना पड़ता है। वही है कि पहले तुम इतना तो लाओगे, इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि इतना तुम्हें उसे लॉक तोड़ने में देना पड़ेगा। जैसे लॉक टूट जाता है तो उससे कम में भी आगे मूवमेंट हो जाता है। जैसे अगर सुनो, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो होगी वो 10 के आसपास होगी, 10 से बहुत कम नहीं होगी, 10 के बिल्कुल आसपास होगी। ऐसा भी नहीं तुम बोल दोगे काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, मतलब बहुत थोड़ी सी आसपास होगी, मतलब इससे कम होगी, लेकिन इन सबसे तो ज़्यादा ही होगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। अब हम तुम्हें समझाते हैं आखिरकार। देखो सुनो, स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम लिमिटिंग है, तो मतलब लिमिटिंग क्या आखिरकार मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है कि नहीं, कि मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स आप कितना लगा सकते हो किसी ऑब्जेक्ट, दो कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो अभी हमने यहाँ लिखा था ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के बराबर। किसके बराबर होगा, म्यू एस आर के बराबर। मतलब इसका जो मैक्सिमम है वही है लिमिटिंग। और वैसे स्टैटिक की कहानी ये है कि लिमिटिंग से नीचे जितना तुम फोर्स लगाते जाओगे वही क्या होता जाएगा, जैसे जितना तुम अप्लाइड लगाओगे उतना ही वो स्टैटिक फ्रिक्शन में कहलाएगा। जैसे मान लो इसका अगर लॉक 10 न्यूटन पे टूटता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब अगर मान लो तुमने 1 न्यूटन लगाया है तो 1 न्यूटन स्टैटिक भी होता जाएगा। अब मेन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे क्या आखिरकार काइनेटिक का होता है म्यू के अपॉन आर के बराबर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन कराते हैं पहले, तब समझ में आएगा। देखो सुनो, एक चीज वो तुम्हें ज्यादा याद रखने वाली है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉर्मल रिएक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात ही है। अब एक हम तुम्हें क्वेश्चन कराते तब तुम्हें देखो डेफिनेशन जो रहेंगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लॉ रहेंगे वो सब तुम देखते रहना, वो भी ज़्यादा आसान नहीं, लेकिन जो मेन है वो है क्वेश्चन टैकल करना। तो अगर एक बार तुम्हें क्वेश्चन टैकल करने आ गए तुम बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट्स हो तो बताओ। अब देखो हम तुम्हें थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, थोड़ा डिफरेंस के बारे में है कि लिमिटिंग वाला और काइनेटिक वाले थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हम भी करा रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो लिमिटिंग जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या जितनी फ्रिक्शन होता है
वो दो सरफेस के कांटेक्ट जो होता है नेचर, उस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पहली बात है नेचर पर, नेचर ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो दोनों लोगों का कांटेक्ट का नेचर है। जैसे चौक और ब्लैकबोर्ड का नेचर है, इस हाथ का है, और इस हाथ इस मोबाइल का, इन दोनों का जो होता है सबका अलग अलग होता है। इतनी है पहली चीज है कि नेचर ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। दूसरी चीज है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट एरिया। ऐसा नहीं कि जिस सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो करता है वो डिपेंड, देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, नेचर पे डिपेंडेंसी है, और तीसरी चीज़ है नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो लिमिटिंग जो है वो म्यू एस की वैल्यू हमेशा, देखो सुनो, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है किससे? काइनेटिक से। तुम सिंपल सा ग्राफ में भी देख सकते हो। ग्राफ में जैसे दिखाया था। अब देखो इसमें हम ज़्यादा नोट्स में इसलिए नहीं घुस रहे हैं क्योंकि नोट्स तुम्हें किसी भी किताब में मिल जाएंगे। आखिरकार इसके क्वेश्चन टैकल करते कैसे, इंपॉर्टेंट वो है। अब हम क्वेश्चन पर जोर देते हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा।